हेलो बच्चों, हेलो। वेलकम टू विवेक फिजिक्स। अभी अपन डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे नीट एग्जाम का क्रैश कोर्स। इसमें हम लोग चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, पीवाई की प्रॉब्लम पर वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। आज हमारे पास चैप्टर है, टॉपिक है एनएलएम, मीन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, टॉपिक है। इससे एक क्वेश्चन तो कंपलसरी आता ही आता है, अच्छा वेटेज रखता है। तो चलो अपन पहले कंसेप्ट सीखते हैं, फिर पीवाई की प्रॉब्लम पर बात करते हैं, वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। मेरे साथ बने रहो, बढ़िया। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस। मोशन का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो कंटिन्यू रेस्ट पर रहेगा, अगर मोशन पर है तो कंटिन्यू यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। सपोज दैट ये कोई ऑब्जेक्ट है और वो रेस्ट पर है, ठीक है। या कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई कार है, ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन ही करती रहेगी बिकॉज इस पर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो है, बिकॉज इसका एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू डी वी डिवाइड बाई डी टी, और ये वैल्यू जीरो है बिकॉज वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ध्यान रखना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। इन दोनों सिचुएशन पर एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो है एंड फोर्स एफ इक्वल टू एम ए, एंड एक्सेलरेशन जीरो होने की वजह से फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। मेरा मतलब है अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो कंटिन्यू यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। तो ये ध्यान रखना है आपको। एंड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब है इनर्शिया इज अ इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है। ये मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टी है जो अपने पोजीशन के चेंज का ऑब्जेक्शन करती है। इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इज अपोज टू चेंज इट्स पोजीशन, अपने पोजीशन चेंज का ऑब्जेक्शन करती है, ठीक है। एंड जो इनर्शिया होता है ना, वो मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसी ऑब्जेक्ट में जितना ज़्यादा मास है उसमें इनर्शिया की प्रॉपर्टी उतनी ही ज़्यादा होगी। एंड इनर्शिया थ्री टाइप्स का है। फर्स्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकेंड इनर्शिया ऑफ मोशन, थर्ड है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, ये थ्री टाइप्स का इनर्शिया है। इसका एक एग्जांपल करा देता हूं जो पीवाईक्यू क्वेश्चन, मतलब नीट एग्जाम में आया हुआ है। इसका इनर्शिया से रिलेटेड एक पीवाईक्यू क्वेश्चन है अपने पास। बाय द वे अपने पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में एक ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है ए, एंड फिर स्ट्रिंग है, फिर इसके बाद है कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है या यहाँ पर इस तरह से फ्री है। ये पॉइंट है एक्स, ठीक है, ये वाला पॉइंट है एक्स एंड ये वाला पॉइंट है वाई। हम लास्ट इंड, मेरा मतलब बी पॉइंट पर अपन फोर्स लगाते हैं। एंड अगर अपन फोर्स को स्लोली लगाते हैं, धीरे से लगाते हैं, तो रस्सी कहाँ से टूटेगी। एंड अगर फोर्स को अचानक लगाते हैं, सडन फोर्स लगाते हैं इस स्ट्रिंग पर, तो रस्सी कहाँ से टूटेगी, ये आपको बताना है। अगर अपन फोर्स इसमें स्लोली लगाएंगे तो रस्सी यहाँ से कट हो जाएगी, ठीक है, ये रस्सी यहाँ से कट हो जाएगी। बट अगर फास्टली अगर लगाएंगे, इस पर अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो रस्सी यहाँ से कट होगी, ठीक है, बिकॉज ये वाला जो पार्ट है ना वो रेस्ट में ही रह जाएगा। तो ये लॉजिक लगाना है, यहाँ से कट होगी। अगर अपन स्लोली फोर्स लगाएंगे तो यहाँ से, फास्टली लगाएंगे तो यहाँ से कट होगी। ये इनर्शिया का लॉजिक है। फिर इसके बाद पढ़ते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मोशन का सेकेंड लॉ कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, बाय द वे ये मैं एक व्हीकल बना लेता हूँ। इस व्हीकल का मास m है एंड इसकी वेलोसिटी v है। सेकेंड लॉ कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स लगाया, जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया, वो मोमेंटम के चेंज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना आप फोर्स लगाओगे
उतना ही ज़्यादा उस ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज आएगा। मीन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, F इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी। दिस इज एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स, एवरेज फोर्स। बट अगर आपको इंस्टेंटेनियस फोर्स कैलकुलेट करना है तो आप उसको लिखेंगे F इक्वल टू डी पी डिवाइड बाई डी टी। मेरा मतलब मोमेंटम का डिफरेंशिएशन फंक्शन, एंड मोमेंटम P इक्वल टू मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। ये वैल्यू यहाँ पर अगर पुट करेंगे यहाँ पर तो F इक्वल टू हो जाएगा, m तो बाहर आ गया बिकॉज m इज अ कांस्टेंट, एंड इधर dv डिवाइड बाई डी टी, एंड dv डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू एक्सेलरेशंस, एंड F इक्वल टू m मल्टीप्लाई a। दिस इज अ सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस। ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, तो ये आपको लॉजिक समझना है। फिर इसके बाद बात करते हैं मोमेंटम कंजर्वेशंस। मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन कहता है कि अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट पर नेट एक्सटर्नल फोर्स को अपन जीरो कर दें तो उस ऑब्जेक्ट का, उस सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह का, ये ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पर, ठीक है, एंड इस ऑब्जेक्ट पर अगर मैं टोटल जो फोर्स है नेट फोर्स, एफ नेट फोर्स मीन जीरो, मेरा मतलब है एफ इक्वल टू अगर मैं जीरो कर दूं, इफ एफ इक्वल टू जीरो देन मोमेंटम इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, बिकॉज एफ इक्वल टू अपने पास है फार्मूला डी पी डिवाइड बाई डी टी। मेरा मतलब है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो है देन डी पी डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू जीरो, एंड जिसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है वो वैल्यू कांस्टेंट होती है, मेरा मतलब मोमेंटम कांस्टेंट। इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगी। ये आपको लॉजिक समझना है, ठीक है, बट ये उस समय पॉसिबल होगा जब एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो है, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो नीट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। PYQ एक क्वेश्चन है अपने पास इस तरह का कि ये अपने पास एक मिरर हो गया, यहाँ पर लाइट इंसिडेंट होती है, ये लाइट इंसिडेंट हो रही है इस तरह से, ठीक है, ये रेडिएशन है, ये रेडिएशन फिर वापस रिफ्लेक्ट हो गया इस डायरेक्शन पर, ठीक है। जो वेव आ रही, जो रेडिएशन आ रहा है उसकी वेवलेंथ है लैम्डा। अपने को बताना है कि पर यूनिट टाइम पर इस पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अपने को कैलकुलेट करना है फाइंड फोर्स इन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो जरा। एक मोमेंटम है इंसिडेंट रेडिएशन का, इस तरह से आ रहा है, तो मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम पॉजिटिव डायरेक्शन पर है, h बाई लैम्डा आप लिखोगे, ठीक है, इसे लिखोगे h बाई लैम्डा फ्रॉम डी ब्रोगली कंसेप्ट। फिर इसके बाद जाने वाला जो मोमेंटम है वो इस डायरेक्शन पर है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड, इसे अपन P फाइनल कह दें, एंड P फाइनल की जो वैल्यू है वो निगेटिव है बिकॉज निगेटिव डायरेक्शन पर है, माइनस, राइट, एंड इसकी वैल्यू लिखोगे h डिवाइड बाई लैम्डा मैग्नीट्यूड के बेस में। आप सेकेंड लॉ यूज कर लो तो F इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी। F इक्वल टू इधर हो जाएगा P इनिशियल माइनस P फाइनल, या फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई डेल्टा टी। यहाँ पर इसकी जगह P इनिशियल की जगह h बाई लैम्डा, ठीक है, और P फाइनल की जगह माइनस, और माइनस यहाँ भी तो माइनस में प्लस h बाई लैम्डा डिवाइड बाई डेल्टा टी। यहाँ से वैल्यू बन जाएगी फोर्स इक्वल टू h डिवाइड बाई लैम्डा, इधर 1 बाई डेल्टा टी। अगर आपको पर यूनिट टाइम के लिए फोर्स कैलकुलेट करना है तो डेल्टा टी इक्वल टू 1 सेकेंड फॉर पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा फोर्स F इक्वल टू 2h डिवाइड बाई लैम्डा, ठीक है। इस तरह के लॉजिक तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये कंसेप्ट समझना है, ये लॉजिक समझना है,
इसका मेथड क्या होता है, कंसेप्ट क्या होता है। चलो नेक्स्ट PYQ प्रॉब्लम पर बात करते हैं। नेक्स्ट PYQ प्रॉब्लम है कि हमारे पास एक ये इस टाइप से एक मिरर है, ठीक है, एक ही मिरर है। मिरर को यहाँ से अपन ने हैंग करा लिया, ये मिरर हो गया, एंड मिरर ये है यहाँ पर। स्टार्टिंग में ये मिरर ऐसे था, लेकिन जब इस पर लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो ये मिरर ऐसे आ जाता है, ये मिरर ऐसे बेंड हो जाता है, ये थोड़ा सा ये आ गया। कब? जब इसमें लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, ये रेडिएशन इंसिडेंट कराते हैं। तो हमें बताना है इसका एंगल कितना होगा, ये कितना एंगल बनेगा। ये नीट एग्जाम का PYQ क्वेश्चन है, ठीक है। ये रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है, तो इस एंगल को कैलकुलेट करना है। एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, अभी अपन ने इसी क्वेश्चन में कैलकुलेट किया कि जो फोर्स है पर यूनिट टाइम पर वो 2h/λ है। तो इस रेडिएशन की वजह से इस डायरेक्शन पर जो फोर्स होगा वो 2h/λ है, h प्लैंक कांस्टेंट है। अब देखो जरा, ये जो स्ट्रिंग अपने पास है, इस स्ट्रिंग पर टेंशन फोर्स होगा T, इसके दो कंपोनेंट कर लेंगे, एक इस डायरेक्शन पर एक इस डायरेक्शन पर। इधर ये एंगल थीटा है तो T cos थीटा हो गया, इधर हो गया T sin थीटा, करेक्ट। नीचे की तरफ डाउनवर्ड जो मिरर का वेट होगा वो होगा, डाउनवर्ड मिरर का वेट है mg, ठीक है। तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप FBD बनाते हैं तो इस डायरेक्शन पर वेट है mg, अपवर्ड है T cos थीटा, करेक्ट, इधर है T sin थीटा, एंड इस डायरेक्शन पर है रेडिएशन फोर्स 2h/λ, एंड इसे अपन इक्वल कर देंगे तो T sin थीटा इक्वल टू h/λ एंड T cos थीटा इक्वल टू mg। अपने को एंगल कैलकुलेट करना है, दोनों इक्वेशन का डिवाइडेशन कर देंगे, तो डिवाइडेशन करने से T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू h/mg λ, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक है, ये रिजल्ट तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब किसी भी मिरर पर रेडिएशन को इंसिडेंट कराया जाए तो रेडिएशन फोर्स की वजह से उस पर कितना एंगल होगा, कितने एंगल से वो बेंड हो जाएगा। चलो इस टाइप का क्वेश्चन। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के PYQ प्रॉब्लम पर रिलेटेड टू मोमेंटम कंजर्वेशन। एक अपने पास है ये, एक अपने पास एक ये ऑब्जेक्ट है, एंड ये स्टार्टिंग में रेस्ट पर है, एंड आफ्टर ये तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसमें से दो पार्ट का जो मास है सपोज दैट m/2 है, इधर ये m/2 है, ठीक है, m/4 में लिख लेता हूँ इधर इसका, ठीक है, एंड इसका भी मास m/4 है। तो दो पार्टिकल हैं जिनका मास इक्वल है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन पर मूव कर रहे हैं। इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी v है। अपने को फाइंड करना है थर्ड पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी उसको फाइंड करना है। देखो जरा, एक पार्टिकल इधर जा रहा है v वेलोसिटी से, m/4 मास है, एक पार्टिकल इधर जा रहा है, ठीक है, एक फ्रेगमेंट m/4 मास है v वेलोसिटी से, एंड एक पार्टिकल किसी दूसरे डायरेक्शन पर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, एंड इसका मास है m/2 बट वेलोसिटी इसकी फाइंड करना है, ठीक है, ये वेलोसिटी फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे? देखो जरा, इन दोनों का पहले रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लो, ठीक है। ये हो जाएगा P इक्वल टू mv हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा mv/4, ठीक है, इधर हो जाएगा mv/4। तो इन दोनों का पहले रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लो, बिकॉज बोथ आर ए परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हो जाएगा P रिजल्टेंट, मैं इसे P लिख लेता हूँ, तो P इक्वल टू √, इधर हो जाएगा mv/4 का होल स्क्वायर प्लस mv/4 का होल स्क्वायर, एंड कॉस वाला टर्म 0 हो जाएगा बिकॉज एंगल 90 डिग्री है। तो इधर हो जाएगा 2mv/4 का होल स्क्वायर, तो P इक्वल टू हो जाएगा mv/4 √2, इतना आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखो जरा इस पूरे सिस्टम का फाइनल मोमेंटम इक्वल होगा पूरे सिस्टम के इनिशियल मोमेंटम के। मेरा मतलब है फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम तो 0 है बिकॉज स्टार्टिंग में ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, एंड फाइनल मोमेंटम में देखो इसका, तो mv/4 √v प्लस जो थर्ड पार्टिकल था उसका मास है mv/2,
मेरा मतलब है मास है m/2 और वेलोसिटी अपने को फाइंड करना है, इसे अपन vf लिख रहे हैं। एंड ये वैल्यू इधर आ जाएगी तो m/2 vf इक्वल टू mv डिवाइड बाई 4√2 इधर हो जाएगा। 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो vf इक्वल टू हो जाएगा 2√2 m डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं सीक्वेंस में लिख देता हूँ, तो vf इक्वल टू इधर हो जाएगा m√2 डिवाइड बाई 2। तो ये लॉजिक है, ये कंसेप्ट है, इस तरह से वेलोसिटी इसकी मिलेगी। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर बात करते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशंस। थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है हर एक बॉडी में। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर आप फोर्स लगा रहे हो, बाय द वे ये कोई बंदा है, ये यहाँ पर खड़ा है, इसका मास m है, तो ये इस ब्लॉक पर, इस प्लेट पर अगर mg फोर्स लगा रहा है डाउनवर्ड, तो ये ऊपर की तरफ एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन r लिखो या n लिखो, इक्वल टू mg होगा। तो ध्यान रखना कि न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती है। एंड मेजर पॉइंट है कि एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स अप्लाइड ऑन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से। इसके बाद बात करेंगे अपन इम्पल्स पर। इम्पल्स का मतलब क्या होता है? इम्पल्स का मतलब होता है जैसे क्रिकेट का गेम तुम देखते हो, आईपीएल देखते हो, ठीक है, तो जो कोई भी प्लेयर्स है ना, वो बॉल को हिट करता है, एंड बॉल को जब हिट करेगा तो स्मॉल टाइम इंटरवल में ज़्यादा फोर्स को अप्लाई करता है। ठीक है, ये यहाँ पर बॉल है, एंड यहाँ पर इम्पल्स का मतलब है फोर्स मल्टीप्लाई टाइम इंटरवल। फोर्स मल्टीप्लाई टाइम इंटरवल, मेरा मतलब है लार्ज फोर्स मल्टीप्लाई स्मॉल टाइम इंटरवल। ठीक है, तो ये आपको लॉजिक समझना है, बिकॉज यहाँ पर इम्पल्स के केस में वेरी लार्ज फोर्स को अप्लाई किया गया है स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए। जैसे क्रिकेट के गेम में देखते हो, कोई भी बॉलर है या बैट्समैन है, बॉल को हिट करता है तो टाइम बहुत कम लगता है, बट फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है। एंड इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, देखो फोर्स की वैल्यू यहाँ पर एफ मैक्स है, एंड यहाँ पर जो टाइम है वो स्मॉल टाइम है। ठीक है, ये डेल्टा टी है, ये लॉजिक ध्यान रखना है। एंड इम्पल्स का एक दूसरा फार्मूला मैं लिख देता हूँ, इम्पल्स आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी टी, ये फार्मूला ध्यान रखना। एंड यहाँ पर अपन लिमिट यूज कर सकते हैं फ्रॉम t1 टू t2, ये लॉजिक ध्यान रखना। एंड यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट मैं यहाँ पर नोट करके लिख देता हूँ, एरिया अंडर फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू इम्पल्स। ठीक है, जो एरिया होगा ना फोर्स और टाइम ग्राफ का, वो इम्पल्स के इक्वल होगा, ये लॉजिक ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर बात करते हैं, जो नीट एग्जाम में आई हुआ पीवाई की क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में गिवन है ग्राफ है, उस ग्राफ को मैं यहाँ पर एक बार शो कर लेता हूँ। ये ग्राफ इस तरह से है, फिर ये ग्राफ ऐसे है इस तरह से, एंड ये वैल्यू है। यहाँ पर अपने को टाइम गिवन है, यहाँ पर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, एंड यहाँ पर अपने को वैल्यू गिवन है, ये फोर्स है इस डायरेक्शन पर 6 न्यूटन, यहाँ पर 3 न्यूटन है, एंड यहाँ पर 3 न्यूटन है। अपने को फाइंड करना है इम्पल्स। तो इम्पल्स फाइंड आउट करने के लिए इस ग्राफ का एरिया प्लस इस ग्राफ का एरिया प्लस इसका एरिया, मतलब एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, बिकॉज दिस इज ए टाइम। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के लिए आपको लॉजिक यूज करना है, एरिया ए मीन इम्पल्स आई इक्वल टू इस ट्रेंगल का एरिया, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो 1/2 बेस कितना है भाई 1, एंड हाइट कितनी है 6, प्लस इसका एरिया, बिकॉज ये निगेटिव डायरेक्शन पर है तो आप लिखेंगे स्क्वायर है, तो यहाँ पर निगेटिव करेंगे आप 3 मल्टीप्लाई 1, बिकॉज दिस इज अ 1 एंड 2, तो 2 माइनस 1 ये 1 हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई 1 ये फाइनल 3 आ जाएगा। एंड इसका एरिया देखो ये पॉजिटिव डायरेक्शन पर है, तो प्लस इसको लिखोगे 1 मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 3, एंड फाइनल इसे सॉल्व करोगे तो इधर हो जाएगा 3 माइनस 3 प्लस 3, मेरा मतलब 3 आ जाएगा।
इम्पल्स न्यूटन सेकेंड। तो ये कंसेप्ट है, ये लॉजिक है, इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के पीवाईक्यू क्वेश्चन पर अपन बात करते हैं। जैसे 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 यहाँ पर एक अपने पास इस तरह से एक ब्लॉक है m मास का, एक ये ऑब्जेक्ट है m/2 मास का, एंड यहाँ से इस पर फोर्स अप्लाई किया गया, F फोर्स अप्लाई किया गया। ठीक है, तो हमें इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, एंड हमें बताना है इसका इस दोनों पॉइंट के बीच का नॉर्मल रिएक्शन कितना है, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों के बीच का नॉर्मल रिएक्शन कितना है। कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो भाई, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों के बीच का नॉर्मल रिएक्शन एंड एक्सेलरेशन। अब देखो जरा, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है तुम्हें, इन सभी ब्लॉक को मर्ज करके एक ब्लॉक बना देना है। तो m प्लस m/2 कितना हो गया, 3m/2 मास का एक ब्लॉक बन गया। इधर चलाने वाला फोर्स F है, रोकने वाला 0 है, बिकॉज फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तुम्हें फार्मूला यूज करना है, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स। चलाने वाला फोर्स है F, रोकने वाला 0, इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन 3m/2 मल्टीप्लाई a। ये लॉजिक यूज करना है। F इक्वल टू इधर हो जाएगा 3m/2, इधर हो जाएगा a, मीन a इक्वल टू हो जाएगा 2f डिवाइड बाई 3m। ठीक है, ये तो मिल गए एक्सीलरेशन। अब अपने को जैसे नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना है, नॉर्मल फोर्स बिटवीन बोथ ऑब्जेक्ट, तो अपन इसको ऐसे बना लेते हैं, ये m/2 वाला इधर हो गया, m वाला, एंड m/2 वाला इधर हो गया। अब देखो, ये अगर एयर पर है तो ये सेकंड वाला ऑब्जेक्ट नहीं मूव करेगा। तो ये जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट वाला इस पर जाके फोर्स लगा रहा है। समझ गए, ये इस पर फोर्स लगा रहा है, तो इसको चलाने वाला फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, सेकेंड ऑब्जेक्ट को चलाने वाला ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, ये वाला n। तो n चलाने वाला माइनस रोकने वाला, सेकेंड पर कुछ भी नहीं है, 0, इक्वल टू मास कितना है m/2 मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन कितना है 2f डिवाइड बाई 3m। ठीक है, तो इधर हो जाएगा n इक्वल टू m/2, इधर हो जाएगा 2f डिवाइड बाई 3m, एंड यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा अपने पास f डिवाइड बाई 3। इतना फोर्स आएगा, इतना नॉर्मल फोर्स आ जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। चलो कुछ और क्वेश्चन पर बात करते हैं जो मोमेंटम कंजर्वेशन एंड डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम से रिलेटेड है, उन पर बात करते हैं। फिर इसके बाद पुली मास सिस्टम पर बात करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि if the force of the rocket moving with the velocity v 300 meter per second is 210 न्यूटन फोर्स है, then rate of the combination of the fuel। एक रॉकेट है यहाँ पर भाई, है ना, तो रॉकेट बना लो बढ़िया सा। ये रॉकेट ऊपर जा रहा है। अब जब रॉकेट जा रहा है तो पीछे की तरफ गैस छोड़ रहा है, तो जब गैस छोड़ेगा तो इसका जो dm डिवाइड बाई dt होगा वो कितना होगा, किस रेट से मास इसका चेंज हो रहा है। इसमें फोर्स की वैल्यू गिवन है 210 न्यूटन। ठीक है, और कौन सा डाटा गिवन है भाई, इसकी वेलोसिटी है v इक्वल टू 300 मीटर पर सेकेंड। अपने को ये वैल्यू बताना है, तो अपन मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज करें या अपने पास फार्मूला पता है f इक्वल टू dp डिवाइड बाई dt, एंड p की जगह अपन लिखेंगे mv, बिकॉज मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। f इक्वल टू, यहाँ से v बाहर आ जाएगा बिकॉज v कांस्टेंट है, तो इधर हो जाएगा dm डिवाइड बाई dt। ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो f की वैल्यू अपने पास है 210 न्यूटन इक्वल टू वेलोसिटी 300 एंड dm डिवाइड बाई dt यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। इधर से 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड dm डिवाइड बाई dt इक्वल टू डिवाइड बाई 21 डिवाइड बाई 30, ये आ जाएगा kg पर सेकेंड। इस रेट से जो रॉकेट का फ्यूल है वो बाहर जाएगा, इस रेट से रॉकेट का मास डिक्रीज होगा। तो ये लॉजिक है, इस तरह के क्वेश्चन अपने को आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट
जो PYQ क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। एक रॉकेट है, ठीक है, जिसका मास 150 ग्राम है, एंड एक क्रिकेटर है जिसका मास है, बॉल की मास है 150 ग्राम है, एंड उसका जो टाइम है 0.1 सेकेंड है, मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड, देन द एक्सपीरियंस फोर्स। ओके भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्लेयर है, ये प्लेयर बन गया, एंड प्लेयर किसी बॉल को रोकने के लिए 0.1 सेकेंड का टाइम लगाता है। 0.1 सेकेंड में कोई प्लेयर बॉल को रोक लेता है। बॉल का जो मास है m = 150 ग्राम है। इसको अपन केजी में कन्वर्ट कर लें तो 150 डिवाइड बाई 1000 kg, ये हो गया। अपने को बताना है कि ये किस फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, अपने को F बताना है। तो F = अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं dp डिवाइड बाई dt, एंड F = यहाँ से m की वैल्यू बाहर निकाल लें तो इधर हो जाएगा अपने पास m, और dv डिवाइड बाई dt हो गया, एंड dv डिवाइड बाई dt एक्सेलरेशन हो गया। या इसे ऐसा लिख सकते हैं F = चेंज इन मोमेंटम मीन इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम एंड इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। अब देखो फाइनल मोमेंटम तो जीरो हो जाएगा बिकॉज बॉल तो रेस्ट में आ जाएगी, तो F = इनिशियल मोमेंटम बचा, इनिशियल मोमेंटम मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, टाइम अपने को गिवन है। F = मास कितना है 150 10⁻³ वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, डिवाइड बाय टाइम 0.1 सेकेंड। तो ये लॉजिक है, ये कंसेप्ट है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप के PYQ क्वेश्चन पर बात करें अपन। एक अपने पास व्हीकल्स है, ये व्हीकल है, एंड इस व्हीकल में एक इस तरह का ऑब्जेक्ट इस तरह से कनेक्टेड है, समझ गए, एंड इस ऑब्जेक्ट का मास है m, इसका जो एक्सेलरेशन है व्हीकल का वो a है। यहाँ पर जो फ्रिक्शन है बिटवीन बोथ ब्लॉक वो म्यू है। अपने को बताना है इस गाड़ी की जो एक्सेलरेशन वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए कि स्लाइड ना करे, ये वाला ऑब्जेक्ट स्लाइड ना करे। उसके लिए कंडीशन है कि देखो अगर ये स्लाइड करेगा तो डाउन करेगा, किसकी वजह से, mg की वजह से, तो फ्रिक्शन इसे अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ होगा μs mg होगा, ठीक है, ठीक है, ये फ्रिक्शन μs mg हो गया। अब ये इधर की तरफ जा रहा है, लेकिन ये फ्रिक्शन की वैल्यू μs mg नहीं होगा, फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे μs × n, बिकॉज n प्रोवाइड कराएगा इसका मोशन। तो इस डायरेक्शन पर इसका नॉर्मल रिएक्शन होगा जिसको अपन लिखेंगे ma। तो ऊपर की डायरेक्शन पर फ्रिक्शन 4 है, इसका FVD अगर बनाते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन पर है μs × n फ्रिक्शन, नीचे की तरफ है mg, इस डायरेक्शन पर है इसका नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से, तो नॉर्मल रिएक्शन कौन प्रोवाइड कराएगा, ma प्रोवाइड कराएगा। तो ध्यान रखना फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए एज ए कम्पेयर टू mg, तो स्लाइड नहीं करेगा μs, n की वैल्यू है ma, ये ज़्यादा है mg से, यहाँ से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर बचेगा μs a ग्रेटर देन एज ए कम्पेयर टू g, मीन a इज ग्रेटर देन एज ए कम्पेयर टू g डिवाइड बाई μs। तो ये लॉजिक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। हाँ इक्वल भी हो सकता है, बट अगर लेस हो गया तो ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा, ये लॉजिक ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन है अपने पास टेंशन फोर्स से रिलेटेड। लॉजिक क्या है, टेंशन फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक अपने पास इस तरह का एक ब्लॉक है, यहाँ पर अपन ने किसी स्ट्रिंग को कनेक्ट करा दिया एंड इसका मास m है। यहाँ पर टेंशन फोर्स को कैलकुलेट करना है जब ये पूरा सिस्टम्स 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से अपवर्ड मूव कर रहा है। m की वैल्यू अपने को गिवन है 10 kg एंड g की वैल्यू यूज करना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये PYQ क्वेश्चन है, अपने को फाइंड करना है टेंशन फोर्स, T = क्वेश्चन मार्क, ये अपने को फाइंड करना है। अब देखो जरा इसकी VD अगर बनाएंगे तो देखो ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाने वाला फोर्स मीन टेंशन फोर्स, नीचे इसको रोक कौन रहा है mg, तो चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स इक्वल टू मास m मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इधर हो जाएगा a, ठीक है। ये वैल्यू इधर आ जाएगी अपने पास, तो T = हो जाएगा ma + mg, ये टेंशन फोर्स हो गया। T = m इधर से कॉमन ले लेंगे, g + a हो जाएगा, एंड m की वैल्यू 10 है, g की वैल्यू 10 एंड a की वैल्यू 12 है,
तो इधर हो जाएगा कितना 10 × 12, मेरा मतलब है 120 न्यूटन का फोर्स आएगा अगर ये पूरा सिस्टम पूरी लिफ्ट अपवर्ड मूव करेगा विद एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें जितने भी PYQ क्वेश्चन थे उस पर अपन ने डिस्कस किया। एक PYQ क्वेश्चन और है, उस पर अपन देखते हैं, बात करते हैं, फिर इसके बाद इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, एक अपने पास है इस तरह का सिलेंड्रिकल एक ऑब्जेक्ट है इस टाइप से, एंड यहाँ पर एक ब्लॉक कनेक्टेड इस तरह से m मास का, एंड ये पूरा सिस्टम इस तरह से रोटेट कर रहा है विद एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा। अपने को बताना है कि यहाँ पर इसकी ओमेगा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि ये स्लाइड डाउनवर्ड स्लाइड ना करे। इसके लिए देखो ज़रा, अगर ये स्लाइड करेगा तो नीचे करेगा ड्यू टू mg अपने वेट की वजह से, एंड ऊपर की तरफ फ्रिक्शन होगा म्यू एस मल्टीप्लाई एन, ये हमेशा ध्यान रखना। अब इसको नॉर्मल कौन प्रोवाइड कराएगा, इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एन इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये ध्यान रखना, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ठीक है, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये ध्यान रखना है। इसकी एफ बनाओ जरा, तो अपवर्ड फोर्स है अपने पास म्यू एस मल्टीप्लाई एन, डाउनवर्ड फोर्स है एम जी, एंड नॉर्मल जो प्रोवाइड कराएगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कराएगा, तो म्यू एस मल्टीप्लाई एन की वैल्यू ज़्यादा या इक्वल होना चाहिए एज ए कम्पेयर टू एम जी। यहाँ से एन की वैल्यू अपन पुटअप कर देते हैं, तो इधर हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए एज ए कम्पेयर टू एम जी। यहाँ से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर हो जाएगा म्यू एस आर ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल जी। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर या इक्वल जी डिवाइड बाई आर मल्टीप्लाई म्यू एस, एंड ओमेगा की जो वैल्यू है ग्रेटर और इक्वल स्क्वायर रूट जी डिवाइड बाई म्यू एस मल्टीप्लाई आर, एंड इसकी जो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए ओमेगा की, ठीक है, फॉर नो स्लाइडिंग, तो ये इक्वल टू स्क्वायर रूट जी डिवाइड बाई म्यू एस आर। ठीक है, तो ये अपने PYQ क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट एपिसोड में अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, वर्क एनर्जी एंड पावर पर। ठीक है,